हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, सितंबर 2021 एग्जामिनेशन का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है उसमें से हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन बी में स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में 2021 सितंबर के वहां हमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक ऐसे 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें से हमें 8 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो सितंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर में से सेक्शन बी के क्वेश्चंस हम इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पे उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है और सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहता है। ऐसे हमें 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, और इन 12 क्वेश्चन में से हमें यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चंस, मतलब 8 इंटू 2 16, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। अब ये जो 12 क्वेश्चंस हैं इनमें 6 क्वेश्चंस हमें पार्ट 1 के ऊपर पूछे जाएंगे, पेपर फर्स्ट के ऊपर, और पेपर सेकंड के ऊपर हमें 6 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, लुक हियर, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के ऊपर पूछा गया है। राइट द कॉन्वर्स इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का हमें कॉन्वर्स और इनवर्स फाइंड करना है। और देखिए फ्रेंड, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, इसका मतलब कॉन्वर्स के लिए 1 मार्क और इनवर्स के लिए यहाँ पे 1 मार्क दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें कॉन्वर्स लिखना है। जब भी हमें इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स लिखना रहता है, हम कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ और देन में जो पार्ट है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, देन के बाद का जो पार्ट है उसे कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। तो हमें इस एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज करना रहता है। तो इसका मतलब इसका कॉन्वर्स रहेगा इफ x स्क्वायर ग्रेटर दैन वाई स्क्वायर देन x ग्रेटर दैन y। बहुत ही सिंपल इसका कॉन्वर्स है। अब इसी प्रकार से इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इसका जो इनवर्स रहता है तो इस स्टेटमेंट का निगेशन लेना रहता है और इस स्टेटमेंट का हमें निगेशन लेना रहता है। ठीक है, इसका मतलब इसका इनवर्स लेते समय इसका निगेशन इफ x ग्रेटर दैन y का निगेशन इफ x इज नॉट ग्रेटर दैन y, ऐसा हम ले सकते हैं। देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन वाई स्क्वायर का निगेशन एक्स स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर दैन वाई स्क्वायर, या फिर ध्यान दीजिए, या फिर इसका इनवर्स हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई देन एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर दैन का निगेशन लेस देन और इक्वल टू, यहाँ के ग्रेटर दैन का निगेशन लेस देन और इक्वल्स टू। तो इन दोनों प्रकार से हम इसका इनवर्स लिख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 2 मार्क्स है तो 1 मार्क हमें इस स्टेप के लिए दिया जाएगा कॉन्वर्स के लिए, और 1 मार्क इस स्टेप के लिए इनवर्स के लिए, इस या इस स्टेप, मतलब जो भी आप लिखते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमें मैट्रिक्स इस चैप्टर के ऊपर पूछा गया है। इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसका मतलब बहुत ही कम स्टेप में इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड। देखिए हम कंसीडर करते हैं A इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स को 2 -3 -1 2, फिर इसका हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -3 -1 2। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स A इक्वल टू नहीं दिया है। ठीक है, हमने मैट्रिक्स A इक्वल टू कंसीडर किया है। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 4, इन दोनों का प्रोडक्ट +3, उसे माइनस करना है, 4 - 3 = 1। ठीक है, फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है इसका एडजॉइंट मेथड, क्योंकि हम एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज कर रहे हैं। देखिए जब भी हमें मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना रहता है हम डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं। अब यहाँ पे दोनों भी डायगोनल एलिमेंट सेम है तो इंटरचेंज हुए बाद ही सेम ही रहेंगे। फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हम साइन चेंज करते हैं, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन माइनस माइनस है दोनों के, तो ये हो जाएगा प्लस। मतलब अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम इसी प्रकार से लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, 2 3 1 2 इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है A इनवर्स। A इनवर्स इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, इसका मतलब A इनवर्स इक्वल टू 1/1 डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 1, ठीक है ना, अपॉन 2 3 1 2 ये मैट्रिक्स है, और 1/1 का आंसर 1 ही रहेगा। 1 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं रहेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर रहेगा 2 3 1 2। ओके, इस प्रकार से इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स मिलेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, अब ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 1 मार्क इसे दिया जाएगा, 1 मार्क इस फॉर्मूला को दिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो 1 मार्क है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इसके लिए 1 मार्क।
और इस स्टेप के लिए यहाँ पे 1 मार्क रहेगा। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। और आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट, यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, -3 से 1 को मल्टीप्लाई किया -3 4 -3 1। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर 1 मिलेगा। -1 × 3 -3, 2 × 2 4, -3 + 4, आंसर इज 1। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे इनवर्स फाइंड किया, ये हमारा इनवर्स सही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the sum of slopes of the lines represented by x² + kxy - 3y² is twice their product। ठीक है, हमें यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है और इस इक्वेशन में जो दो लाइंस हैं उन लाइन के स्लोप का सम ये उन लाइन के दोनों स्लोप के प्रोडक्ट का डबल है, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। हमें यहाँ पे कंडीशन दिया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ये जो इक्वेशन हमें दिया है x² + kxy - 3y² = 0, इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, देखिए ax² + 2hxy + by² = 0 के साथ। ये जो इक्वेशन हमने लिखा इसे हम फर्स्ट कहेंगे, ठीक है। अब इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू x² का कोएफिशिएंट 1 मिलेगा, यहाँ पे ट्वाइस h जो है इसका वैल्यू xy का कोएफिशिएंट हमारे पास k है, यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट b है, यहाँ y² का कोएफिशिएंट -3 है। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम कंसिडर करते हैं लेट m1 एंड m2 ओके बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस represented by इक्वेशन फर्स्ट। अगर इनके स्लोप्स हमने m1 m2 यहाँ पे कंसिडर किए, देयरफॉर m1 + m2 = रहेगा -2h/b। -2h/b मतलब -k/-3 ओके। इसका मतलब ये रहेगा यहाँ पे k/3, ठीक है। फिर इसके बाद m1 × m2 का वैल्यू हमें पता है, m1 × m2 इज a/b। a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -3, मतलब ये रहेगा -1/3, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें कंडीशन क्या दिया है, इन दो लाइन के स्लोप का सम ये उनके दोनों लाइन के स्लोप के प्रोडक्ट के डबल है। देखिए कंडीशन क्या है, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² + kxy - 3y² = 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ये हमें यहाँ पे दिया है, इट इज गिवन कंडीशन, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, m1 + m2 का वैल्यू है k/3 और m1 × m2 का वैल्यू हमारे पास है -1/3। दोनों साइड का अगर 3 3 कैंसिल होता है तो k का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हमें -2। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, सॉरी, और ये 2 × -1 -2 ओके, इसका वैल्यू हमें -2 मिलेगा। अब ये 2 मार्क्स का सॉल्यूशन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टेप है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। ये जो स्टेप है, इन दोनों स्टेप को मिला के यहाँ पे हमें दिया जाएगा 1 मार्क, ठीक है। और हमने जो k = वैल्यू फाइंड किया है -2, तो यहाँ तक के पोर्शन को हमें दिया जाएगा यहाँ पे 1 मार्क। ये जो ऊपर का पोर्शन है इसके लिए 1 मार्क और ये जो नीचे का पोर्शन है इसके लिए यहाँ पे रहेगा 1 मार्क। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। रेड में मैंने जो लिखे ये उनके मार्क्स है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर पे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा गया है हमें वेक्टर्स इस चैप्टर के ऊपर। शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। इन पॉइंट्स को हमें कोलिनियर ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इनके पोजीशन वेक्टर्स कंसिडर करेंगे, लेट A बार, B बार, C बार बी द, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ PV, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C रिस्पेक्टिवली। इन पॉइंट्स के हमने इन्हें पोजीशन वेक्टर कंसिडर किया है। तो इसका मतलब A बार का वैल्यू, पॉइंट A हमारे पास है, तो A बार का वैल्यू रहेगा 3i कैप + 2j कैप - 4k कैप, ठीक है। फिर B बार जो है इसका वैल्यू, B बार इज 9i कैप + 8j कैप - 10k कैप, ठीक है। फिर C बार जो है इसका वैल्यू, C बार इज -2i कैप - 3j कैप + k कैप, ठीक है ना। इस प्रकार से A बार, B बार, C बार रहेगा, ओके।
अब हम फाइंड करेंगे ए बी बार। ए बी बार मतलब बी बार माइनस ए बार, ठीक है। तो यहाँ पे बी बार का वैल्यू है 9i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप। इसमें से ए बार को माइनस करना है, मतलब माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू, तो देखिए इक्वल टू आंसर क्या रहेगा, 9i कैप माइनस 3i कैप। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। नाउ ए बी बार इक्वल टू, ठीक है, 9i कैप माइनस 3i कैप 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 2j कैप माइनस प्लस 6j कैप माइनस 10k कैप प्लस 4k कैप, यहाँ पे रहेगा माइनस 6k कैप, ठीक है ना। देखिए 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 2 6, माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6। अब यहाँ से अगर हम 6 को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। फिर हम फाइंड करेंगे बी सी बार। नाउ बी सी बार इक्वल्स टू सी बार माइनस ए बार। अब सी बार का वैल्यू है माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप, माइनस ए बार का वैल्यू है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब यहाँ से सपोज अगर हम इनका सब्सट्रैक्शन लेते हैं, माइनस 2i कैप माइनस 3i कैप माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2j कैप, सॉरी माइनस 2i कैप। हमें क्या करना था, सी बार माइनस ए बार लेना था। तो सी बार हमारे पास है माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप, ओके, ये सी बार हमारे पास है। और इसमें से ए बार हमने माइनस लिया तो माइनस 3 माइनस 2 और माइनस प्लस 4, ठीक है ना। इस प्रकार से हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। हमने यहाँ पे जो बी सी बार लिया है उसकी जगह हम यहाँ पे ए सी बार भी ले सकते हैं। देखिए जो हमने बी सी बार कंसिडर किया है उसकी जगह हमारे पास क्या रहेगा, बी सी, हाँ सॉरी मैंने बी सी बार लिखा लेकिन लेते समय सी ए बार, मतलब सी बार माइनस बी बार लिया है, तो मैं इसको लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं इसे लिखता हूँ ए सी बार, चलेगा, क्योंकि मैंने सी बार माइनस ए बार लिया है तो ये ए सी बार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने ए बी बार लिया है उसी प्रकार से यहाँ पे आप बी सी बार भी ले सकते हो। जैसे मैंने ए सी बार लिया आप बी सी बार ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ए सी बार लिया है। तो इसका मतलब ए सी बार इक्वल टू क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, ए सी बार इक्वल टू, अब ये माइनस 2i कैप माइनस 3i कैप मतलब माइनस 5i कैप होगा, ठीक है, माइनस 3j कैप माइनस 2j कैप मतलब माइनस 5j कैप मिलेगा, प्लस के कैप प्लस 4k कैप मतलब ये यहाँ पे मिलेगा हमें 5k कैप। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जिस प्रकार से यहाँ पे ए सी बार लिया है आप बी सी बार भी ले सकते हो। मैंने ए सी बार को सी बार माइनस ए बार लिखा है। नाउ ए सी बार इक्वल्स टू ये वैल्यू है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस 5 अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में मिलेगा आई बार आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, यहाँ से माइनस 5, यहाँ से माइनस 5, यहाँ से माइनस 5 अगर बाहर लेते हैं तो प्लस की जगह माइनस बनेगा, ठीक है। अब देखिए ए सी बार इक्वल्स टू क्या है, माइनस 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इस माइनस 5 को ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास माइनस 1/5 ए सी बार ऐसा होगा। इस माइनस 5 को हमने ट्रांसफर किया तो माइनस 1/5 ए सी बार इक्वल्स टू रहेगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है ना, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसका मतलब ये जो आई कैप, ध्यान दीजिए, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसका वैल्यू है माइनस 1/5 ए सी बार। और इसे हम पुट करते हैं फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए बी बार इक्वल्स टू 6 इंटू दिस टर्म। अगर यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका मतलब हमें ए बी बार इक्वल्स टू मिलेगा माइनस 6/5 ए सी बार। क्यों? बिकॉज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप का वैल्यू हम ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब ए बी बार इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी बार। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसके आगे ही, ए बी बार एंड ए सी बार आर स्केलर मल्टीपल, ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल रहेंगे, ओके। अगर ये स्केलर मल्टीपल है तो इसका मतलब ए बी बार पैरेलल टू ए सी बार, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। बट इन दोनों में पॉइंट ए कॉमन है, बट पॉइंट ए इज कॉमन। अगर पॉइंट यहाँ पे कॉमन है तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे। अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है तो ये दो वेक्टर जिन 3 पॉइंट से तैयार हुए ये तीनों पॉइंट भी कोलिनियर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या,
पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है अगर वेक्टर्स स्केलर मल्टीपल होते हैं, बिकॉज -6/5 स्केलर है, ए बी बार वेक्टर है, ए सी बार वेक्टर है, इसका मतलब ए बी बार इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी बार। ये अगर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है बी, बट पॉइंट ए कॉमन है, बट पॉइंट ए इज कॉमन। अगर पॉइंट ए कॉमन है तो ये पैरेलल नहीं रहेंगे, ये कोलिनियर हो जाएंगे। अगर ये वेक्टर्स कोलिनियर है तो ये दो वेक्टर जिन 3 पॉइंट से तैयार हो रहे हैं वो तीनों पॉइंट भी कोलिनियर रहेंगे, इसलिए पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने ए बी बार, अब यहाँ पे अगर स्टेप्स वाइज मास देने हैं तो ये जो ए बी बार और ए सी बार हमने फाइंड किया है, यहाँ तक के पोर्शन को दिया जाएगा 1 मार्क। ठीक है, फिर इसके नीचे जो हमने लिखा है इस सभी पोर्शन को दिया जाएगा 1 मार्क। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब मैंने इसे इस प्रकार से फाइंड किया है, आप चाहे तो यहाँ पे इन दो वेक्टर का क्रॉस लेके भी इसे प्रूव कर सकते हो। दो वेक्टर का अगर क्रॉस 0 बार मिलता है, 0 वेक्टर मिलता है, तो दोनों वेक्टर पैरेलल रहते हैं, लेकिन इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है ए, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं कोलिनियर रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। मतलब जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे जैसे कोलिनियर प्रूव करने के लिए जो मेथड यहाँ पे यूज किया है, इससे अलग भी मेथड आप यूज कर सकते हो इन दोनों का क्रॉस लेके। या फिर और एक सिंपल वे है, देखिए ए बी बार के जो कोएफिशिएंट्स है ये हमें मिले 6, 6, -6, ए सी बार के कोएफिशिएंट्स है -5, -5, +5। अगर आप करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का रेशो लेते हो तो ये भी आपको यहाँ पे सेम मिलेगा, -6/5 मिलेगा, इन दोनों का रेशो -6/5 मिलेगा, इन दोनों का रेशो -6/5 मिलेगा। इसका मतलब ए बी बार और ए सी बार के करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का रेशो सेम है, तो ए बी बार और ए सी बार यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगे। मतलब स्केलर मल्टीपल है तो पैरेलल हो जाएंगे। अगर पैरेलल है, उनमें एक पॉइंट ए कॉमन है, तो ये वेक्टर्स यहाँ पे कोलिनियर रहेंगे और ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर रहेंगे। ऐसा हम इस प्रकार से भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। मतलब सेम प्रॉब्लम को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Question number 7 is find the Cartesian equations of the line passing through A 2, 2, 1 and B 1, 3, 0। इन दो पॉइंट में से जो लाइन पास होता है उस लाइन का हमें यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशंस ओके ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। ठीक है ना, जो लाइन किससे पास होता है, पासिंग थ्रू। सपोज पॉइंट ए हमारे पास है 2, 2, 1, जिसे हम कंसिडर करेंगे x1, y1, z1। ठीक है, एंड फिर हमारे पास पॉइंट बी है 1, 3, 0, इसे हम कंसिडर करते हैं x2, y2, z2 इज, इसका इक्वेशन रहता है x माइनस x1, ठीक है ना, अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए x1 है 2, y1 है 2, z1 है 1, फिर x2 है 1, y2 है 3 और z2 है 0। नाउ y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए z1 1 है तो z माइनस 1 अपॉन z2 है 0, 0 माइनस 1, तो ये मिलेगा हमें x माइनस 2 अपॉन, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लिखेंगे -1, y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 मतलब +1 और z माइनस 1 अपॉन रहेगा -1। तो इस प्रकार से ये यहाँ का इक्वेशन रहेगा। ठीक है ना, x माइनस 2 अपॉन हमें क्या लेना था 1 माइनस 2, तो ये -1 मिला है। और देखिए फ्रेंड, चाहे तो आप इसे ये पूरे इक्वेशन को माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इन पूरे इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये +1 होगा, ये -1 होगा और ये +1 हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को जैसे 2 - 1 हमने क्या लिया, x माइनस 2, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, चाहे तो आप इसे x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2,
y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू और z माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस जेड टू, ऐसा भी आप लिख सकते हो। मतलब यही आंसर x माइनस टू अपॉन वन, वाई माइनस टू अपॉन माइनस वन और z माइनस वन अपॉन प्लस वन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पे इसे 1 मार्क दिया जाएगा और इसे यहाँ पे 1 मार्क दिया जाएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ये जो है लाइन एंड प्लेन इस चैप्टर पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स a बार एंड b बार आर कोलिनियर देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट स्केलर्स m एंड n सच दैट m a बार प्लस n b बार इक्वल्स टू 0 बार एंड m कॉमा n इज नॉट इक्वल्स टू 0 कॉमा 0। मतलब m 0 नहीं रहेगा और n भी 0 नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ये वेक्टर चैप्टर पे है, ठीक है ना। इसके पहले का क्वेश्चन वेक्टर चैप्टर पे था, मतलब क्वेश्चन नंबर जो हमने इसके पहले 6 सॉल्व किया है वो वेक्टर चैप्टर पे था और ये भी वेक्टर चैप्टर पे, मतलब वेक्टर चैप्टर पे सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक पूछे गए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया है, 2 नॉन जीरो वेक्टर्स a बार एंड b बार आर कोलिनियर। अगर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स कोलिनियर है तो हमें क्या प्रूव करना है, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स m एंड n सच दैट m a बार प्लस n b बार इक्वल्स टू 0 बार एंड m n इज नॉट इक्वल्स टू 0 0। मतलब m 0 नहीं है और n भी यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। सपोज हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ओके, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर a बार एंड b बार आर कोलिनियर। सपोज ये जो वेक्टर्स है ये वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स है, ओके, ये वेक्टर्स है कोलिनियर। अगर ये वेक्टर्स कोलिनियर है तो इसका मतलब वहां पे स्केलर देयर एग्जिस्ट, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट स्केलर, वहां पे एक स्केलर एग्जिस्ट हो सकता है t विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयर एग्जिस्ट स्केलर t सच दैट t इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर ऐसा कहेंगे देयर एग्जिस्ट स्केलर t सच दैट, ओके, मैं यहां पे सच दैट लिखता हूं, सच दैट t इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा भी हम इसे ले सकते हैं, ओके। और किस प्रकार से रहेगा, ये रहेगा यहां पे a बार और b बार कोलिनियर है तो इसका मतलब a बार इक्वल्स टू t b बार, ठीक है ना। या फिर हम इसे ऐसा भी ले सकते हैं, देयर एग्जिस्ट स्केलर t इज नॉट इक्वल टू 0, इतना लिखा तो भी चलेगा आपने, t इज नॉट इक्वल टू 0 और फिर सच दैट, ऐसा लिया तो भी चलेगा, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए a बार इक्वल्स टू टी बी बार, इसका मतलब a बार माइनस टी बी बार इक्वल टू 0 बार। ऐसा हमने क्यों लिखा है, जब वेक्टर कोलिनियर रहेंगे तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल रहेंगे, तो वहां पे हमने स्केलर t ऐसा लिया है विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a बार इक्वल्स टू टी बी बार। Why? Because a बार एंड b बार आर कोलिनियर, therefore a बार इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ b बार। फंडामेंटल है, अगर a बार b बार कोलिनियर है तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल रहेंगे। तो इसे हम यहां पे लिख सकते हैं 1 इंटू ए बार प्लस माइनस 1 इंटू बी बार विच इज नॉट इक्वल टू 0 बार। इस a बार को लिखा हमने 1 इंटू ए बार, इस माइनस टी बार को, सॉरी नॉट 1, यहां पे माइनस टी रहेगा, इस माइनस टी बार को, टी बी बार को हमने लिखा है प्लस इंटू माइनस टी बी बार इक्वल टू 0 बार। ए बार माइनस टी बी बार इक्वल टू 0 बार को हमने इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। तो यहां पे हम इसे लिख सकते हैं यम ए बार प्लस यन बी बार इक्वल टू 0 बार, वेयर, ध्यान दीजिए, वेयर यम कितना है 1 है और यन कितना है माइनस टी है, ठीक है। और माइनस टी इज नॉट इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज यहां पे t इज नॉट इक्वल टू 0 लिया है ना हमने क्या लिखा है, देखिए t इज नॉट इक्वल टू 0, अगर t 0 नहीं है तो माइनस टी 0 होगा, क्या माइनस टी भी 0 नहीं होगा। वेयर m इज इक्वल टू 1 एंड n इक्वल्स टू माइनस टी, इसका मतलब m इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड n इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब m कॉमा n इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा 0। वाई, बिकॉज m 1 है विच इज नॉट इक्वल टू 0, n माइनस टी है और यहाँ का t इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब n इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब m कॉमा n इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा 0। देखिए हमें ये प्रूव करना था। अब यहाँ पे अगर स्टेप वाइज हम मार्क्स देखते हैं तो इस स्टेप के लिए हमें 1 मार्क दिया जाएगा, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 1 मार्क रहेगा क्योंकि हमें प्रूव करना था, इसके लिए 1 मार्क रहेगा और ये जो नीचे वाला स्टेप है उसके लिए 1 मार्क रहेगा। तो यहां तक के पोर्शन को हमें यहां पे 1 मार्क दिया जाएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 डेरिवेटिव चैप्टर पे पूछा गया है। यहां पे हमें डिफरेंशिएट करना है कोसेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 5 रेज़ टू x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए हम y इक्वल्स टू इसे कंसिडर करते हैं, y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 5 रेज़ टू x।
अब इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ, इसे हम लिखेंगे कोसेक ऑफ π/2 माइनस 5 ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा है? वैसे तो आपको सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, कोसेक ऑफ π/2 माइनस अगर थीटा रहता है तो इसका आंसर हम लेते हैं सेक थीटा। तो इस वजह से हमने सेक ऑफ 5 को लिखा है कोसेक ऑफ π/2 माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस 5 ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कोसेक इनवर्स है, ये कोसेक ऑफ π/2 माइनस 5 है, तो इसे हम सिंपली लिखेंगे π/2 माइनस 5 और हमने इसे ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज हमें पता है, प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा रहता है तो उसका आंसर रहता है थीटा। ये आपको सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव हमें मिलेगा dy/dx, π/2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 5 का डेरिवेटिव, चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा लिख भी सकते हो, ये जो π/2 है इसका डेरिवेटिव 0 लिखेंगे, माइनस 5 का डेरिवेटिव माइनस 5 log 5 रहेगा। इसका मतलब dy/dx इक्वल्स टू रहेगा माइनस 5 log 5, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अब ये 2 मार्क जो है तो 1 मार्क इस स्टेप को मिलेगा, ये जो स्टेप हमने लिखा है इसके लिए 1 मार्क रहेगा इस स्टेप के लिए, और ये जो आंसर हमने यहाँ पे फाइंड किया है इसे यहाँ पे 1 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर पे पूछा गया है, ध्यान दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर है इसमें टोटल 7 प्रॉपर्टीज है, तो इन 7 प्रॉपर्टीज को ठीक तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इस पे का एक प्रॉपर्टी आपको एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, सपोज i इक्वल टू हमने कंसिडर किया -8 to 8 x³ अपॉन 9 - x² और ये dx। लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है उसमें इवन फंक्शन ऑड फंक्शन ऐसा है, तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम यूज करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे f(x) लेते हैं। देखिए f(x) मतलब यहाँ का इंटीग्रेंड, जिसे हमें इंटीग्रेट करना है उसे हम कंसिडर करेंगे। f(x) का वैल्यू है x³ अपॉन 9 - x², इस प्रकार से हम कंसिडर करेंगे। अब अगर हम f(-x) फाइंड करते हैं, मतलब जहां जहां x है वहां पे हमें -x सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें यहां मिलेगा -x ब्रैकेट क्यूब अपॉन 9 - -x ब्रैकेट स्क्वायर। जहां जहां x है वहां पे हमने -x सब्स्टिट्यूट किया है, इसका मतलब इसका आंसर मिलेगा हमें -x³ माइनस ऑफ x³ का आंसर -x³ अपॉन रहेगा 9 - x², क्योंकि -x ब्रैकेट स्क्वायर का आंसर जो है x² ही रहेगा। -x का स्क्वायर x² रहेगा, लेकिन -x का क्यूब -x³ रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसे अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं -x³ अपॉन, ध्यान दीजिए, -x³ अपॉन 9 - x², माइनस को थोड़ा सा मैंने साइड में लिखा है, तो x³ अपॉन 9 - x² किसका वैल्यू है? f(x) का है। तो इस माइनस साइन को अगर साइड में रखते हैं, ये माइनस साइन एज इट इज, लेकिन ये जो इतना वैल्यू है, ध्यान दीजिए, इतना जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, ये क्या है? इतना पार्ट है यहाँ पे f(x). तो f(-x) इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं -f(x). इसका मतलब f(x) इज एन ऑड फंक्शन, ओके। अगर f(x) ऑड फंक्शन है, एज हमें पता है, एज इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a f(x) dx, इसका वैल्यू 0 रहता है अगर यहाँ पे f(x) ऑड फंक्शन है। अगर f(x) ऑड फंक्शन रहता है तो ये प्रॉपर्टी हमें बताती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a f(x) dx, इसमें अगर f(x) ये ऑड फंक्शन रहता है तो इस कंप्लीट इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको 0 मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारे पास है, देयरफॉर i इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 0, क्योंकि i क्या है? -8 to 8 x³ अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम -8 to 8 x³ अपॉन 9 - x² dx है। तो इस कंप्लीट इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। चाहे तो आप इसे यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम -8 to 8, ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम -8 to 8 x³ अपॉन 9 - x² dx इक्वल टू रहेगा 0। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो भी कुछ चिंता मत कीजिए, यहाँ तक लिखा तो भी आपको मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अब इसमें 1 मार्क इस स्टेप को है, ओके, f(x) इज एन ऑड फंक्शन, और 1 मार्क इस स्टेप को है जहाँ पे हमने आंसर 0 लिखा है,
ठीक है ना। इंटीग्रेशन फ्रॉम -8 to 8x³ अपॉन 9 - x² dx का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हमें 0। तो इस प्रकार से 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर पे यहां पे पूछा गया है। लुक हियर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x²। एक्चुअली पैराबोला है y = x², जो पैराबोला फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट रहता है, एंड द लाइन y = 4 एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखिए इसका अगर हम फिगर देखते हैं तो ये सपोज वर्टिकल y एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, ठीक है। तो ये पैराबोला इस प्रकार का रहेगा। ये जो पैराबोला है ये पैराबोला रहेगा y = x², ठीक है। अब लाइन लेना है y = 4, मतलब सपोज इसे 1 2 3 4 ऐसा कंसिडर किया, तो ये जो लाइन रहेगा ये लाइन रहेगा y = 4। दिस लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके दरम्यान जो पोर्शन है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। हमें वो रीजन का एरिया फाइंड करना है जो रीजन इन 2 कर्व से बाउंड हुआ है, एक तो लाइन से और ये दूसरा जो कर्व है इसे बाउंड किया गया है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, ध्यान दीजिए, जो एरिया हमें फाइंड करना है रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, ये जो इतना एरिया है ये एरिया इससे सिमेट्रिक है, मतलब अगर इस रीजन का हम एरिया फाइंड करते हैं तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वेरी सिंपल। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ रीजन, मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं, एरिया ऑफ रीजन। कौन सा एरिया, सपोज मैंने इसे P कहा और इसे हमने Q कहा, तो देखिए यहां पे ये रहेगा OPQO, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो एरिया है ये एरिया हमें यहां पे कंसीडर करना है, ठीक है। ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ रीजन OPQO, मतलब इतना जो है इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसे हम डबल करेंगे क्योंकि ये एरिया और ये एरिया यहाँ पे सेम है। तो अगर इतने रीजन का, ये जो रीजन है इस रीजन का अगर हम एरिया फाइंड करते हैं, उसे डबल करते हैं तो पूरे रीजन का हमें एरिया मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। नाउ ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 ले सकते हैं, ये 0 है और ये लाइन y = 4 है, ठीक है ना। और कौन सा एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहां पे हमें लेना है x, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 x dy, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास। इसका मतलब ध्यान दीजिए ट्वाइस, व्हाट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 x dy। अब यहां पे x को सब्स्टिट्यूट करना है, y = क्या है, x² है, तो x = रहेगा √y। तो यहां पे हम कंसीडर करेंगे 0 to 4 √y और फिर ये dy, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है तो इन टर्म्स ऑफ y हमें टर्म चाहिए, तो हमने इस x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा है। नाउ इट विल बी ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 y⁻² dy, ठीक है। तो इसका मतलब ट्वाइस, अब ये y⁻² का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, y⁻3/2 हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए x⁻n का फॉर्मूला यूज किया इंटीग्रेशन का, x⁻n+1/n+1r, ठीक है। नाउ 0 to 4, अब इस 3/2 को अगर बाहर लेते हैं तो ये बनेगा 2/3, ऊपर लेते हैं तो, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बचा है, y⁻3/2, ओके, फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। अब लेते हैं हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये 2 × 2 मतलब 4 मिलेगा, तो ये रहेगा 4/3 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है, तो ये रहेगा y का वैल्यू पहले 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4⁻3/2, फिर y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0⁻3/2 बनेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0⁻3/2 मतलब 0 बनेगा, 4⁻3/2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट और उसका क्यूब, ⁻1/2 है ना। देखिए ये जो 4⁻3/2 है, 4⁻3/2 का मीनिंग रहेगा 4⁻1/2 और उसका क्यूब, बराबर है। 4⁻1/2 मतलब कितना, 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4⁻1/2 मतलब उसका स्क्वायर रूट रहेगा 2, और फिर ये रहेगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब हमारे पास रहेगा 8। इसका मतलब 4⁻3/2 का वैल्यू हमारे पास 8 रहेगा, 8 - 0 तो सिंपली 8 मिलेगा। नाउ 4/3 इंटू ये 8 रहेगा, इसका मतलब ये मिलेगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया है तो इसे लिखना है हमें स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया रहेगा, यहाँ का रिक्वायर्ड एरिया रहेगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस रिक्वायर्ड एरिया को चाहे तो कैपिटल A भी कह सकते हैं, ओके। तो ये रिक्वायर्ड एरिया हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 मार्क इस स्टेप के लिए रहेगा जो हमने फॉर्मूला लिखा है, और 1 मार्क इसका जो आंसर है इसे रहेगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब
यहाँ तक के पोर्शन के लिए 1 मार्क और फिर यहाँ तक के पोर्शन के लिए 1 मार्क रहेगा। तो इस प्रकार से 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ये जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर पे पूछा गया है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2i plus x equals to 8 x एक्सिस एंड द लाइन्स x equals to 2 एंड x equals to 4। ठीक है, देखिए किस किस रीजन ने, किस किस फिगर ने इस रीजन को बाउंड किया है, 2i plus x equals to 8 इस लाइन ने, फिर x एक्सिस ने x equals to 2 ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा, x equals to 4 ये भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा। मतलब 1 2 3 4 इन 4 लाइंस ने जिस रीजन को बाउंड किया है उस रीजन का हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये लाइन हम कंसिडर करते हैं 2y plus x equals to 8, तो ये हमें 2y equals to, ध्यान दीजिए 2y equals to हमें मिलेगा 8 minus x, इसका मतलब y equals to रहेगा 1/2 into 8 minus x, ठीक है ना, ये तो y है। अब इस 2y plus x equals to 8 में अगर हम देखिए इसमें अगर हम x का वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 0, ध्यान दीजिए अगर x इक्वल्स टू 0 रहेगा तो y इक्वल टू क्या रहेगा, 2y इक्वल्स टू 8 मतलब y इक्वल टू रहेगा 4। तो x एक्सिस के y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट मिलेगा हमें 0,4, ठीक है, इस लाइन के ऊपर। जब y का वैल्यू 0 रहेगा, अगर y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x इक्वल्स टू 8 रहेगा, मतलब ये पॉइंट मिलेगा 8,0। मतलब ये जो लाइन है 2y plus x equals to 8, ये लाइन x एक्सिस को देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ओके। सपोज ये वर्टिकल y एक्सिस है और ये जो हॉरिजेंटल है ये x एक्सिस है, x एक्सिस, ये निगेटिव x एक्सिस, ये यहाँ पे रहेगा ओरिजिन, यहाँ पे y डैश और यहाँ पे y और यहाँ पे रहेगा y डैश। अब देखिए सपोज हम इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कंसिडर करेंगे, 1 2 3 4 ऐसा कंसिडर करेंगे, तो 0,4 जो पॉइंट है यहाँ पे रहेगा, ये पॉइंट रहेगा 0,4, ये पॉइंट रहेगा 8,0, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या रहेगा 8,0 और ये वाला पॉइंट क्या रहेगा 0,4। तो ये रहेगी वो लाइन, कौन सी लाइन, जिस लाइन का हमें इक्वेशन दिया गया है। लाइन इज क्या है, लाइन देखिए यहाँ पे ये लाइन का इक्वेशन है 2y plus x इक्वल टू 8, ये लाइन है। अब ये जो x इक्वल्स टू 2 है, देखिए x इक्वल्स टू 2 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो x इक्वल्स टू 2 ये लाइन रहेगा पैरेलल टू, देखिए x इक्वल टू 2 पैरेलल टू विच एक्सिस, y एक्सिस। फिर x इक्वल्स टू 4 लाइन है, तो x इक्वल्स टू 4 ये वाला लाइन रहेगा, ठीक है ना, इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल्स टू 4। अब हमें कौन से रीजन का एरिया फाइंड करना है। सपोज इसे मैं कहता हूं, ये जो पॉइंट है इसे मैं कहूंगा A, ये जो है इसे कहता हूं मैं B, ये C है और ये D है सपोज, ठीक है ना, A B C D ऐसे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, किस रीजन का एरिया फाइंड करना है, जो रीजन, ध्यान दीजिए जो रीजन किस किसने बाउंड किया है 2y plus x इक्वल्स टू 8 मतलब इस लाइन ने, फिर किसने बाउंड किया है x इक्वल्स टू 2 मतलब ये लाइन ने, x इक्वल्स टू 4 मतलब ये लाइन ने, और साथ में x एक्सिस। तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसका हमें एरिया यहाँ पे फाइंड करना है। मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, देखिए ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड एरिया जिसे हम कैपिटल A कहेंगे, ये कौन सा एक्सिस पे है, हम इसे x एक्सिस पे कंसिडर कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक है, 2 to 4 है, ओके, इसे हम ले सकते हैं 2 to 4, ठीक है ना, ओके। और यहां पे हम यहां लिखेंगे, चाहे तो मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, ओके, एरिया ऑफ विच रीजन, एरिया ऑफ रीजन, हमने इसे नाम दिया है ABCD, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ABCD और फिर से हम A लिखते हैं, मतलब A से शुरुआत की ABCD और फिर से यहां पे A, इसे आप क्वाड्रेटर भी कह सकते हो, ठीक है। और इसका एरिया रहेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, क्यों 2 to 4, बिकॉज x एक्सिस पे यहाँ पे 2 है और x एक्सिस पे यहाँ पे 4 है, तो 2 to 4, और इसे हम कंसिडर करेंगे y dx, ठीक है ना। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, व्हाट इज y जस्ट हमने फाइंड किया है, हाफ ऑफ, ये y हमारे पास है हाफ ऑफ 8 minus x इंटू विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी, इस 1/2 को अगर हम बाहर लेते हैं तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, फिर ये रहेगा 8 minus x dx,
ठीक है, 8 का इंटीग्रेशन 8x हो जाएगा, 8 का इंटीग्रेशन रहेगा 8x, ठीक है, माइनस x का इंटीग्रेशन बनेगा x²/2 और फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक लेना है, 2 to 4 लेना है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाफ ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए, अगर अपर लिमिट हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 8 × 4 इट विल बी 32 माइनस 4, अगर x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4² मतलब 16, 16/2 इट विल बी 8, तो 32 माइनस 8 मिलेगा। माइनस, अब देखिए सेकंड टर्म, माइनस हमें लोअर लिमिट लेना है, x का वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट विल बी 16, यहाँ पे x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 4/2 इट विल बी 2, तो ये रहेगा 16 माइनस 2, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर हमें मिलेगा 1/2 इंटू 32 माइनस 8, ये 16 माइनस 2 मतलब, ये 16 माइनस 2 मतलब यहाँ पे रहेगा कितना 14, और 14 ये 16 माइनस 2 14, ये माइनस 14, माइनस 8 माइनस 14 माइनस 22, 32 माइनस 22 इट विल बी 10, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा हाफ ऑफ 10, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हाफ ऑफ 10 का आंसर हमारे पास रहेगा 5, ओके। हाफ ऑफ 10 का आंसर कितना रहेगा 5, और 5 इसे लिखेंगे हम स्क्वायर यूनिट्स, क्यों, बिकॉज इट इज एरिया। देखिए रिक्वायर्ड जो एरिया है उसे हमने कैपिटल ए कंसिडर किया था, मतलब एरिया ऑफ रीजन ABCD था, ठीक है ना। ये जो शेड किए वाला जो पोर्शन है ये इस रीजन का ABCD, इस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये इंटीग्रेशन फ्रॉम हमने 2 to 4 लिया, क्योंकि x एक्सिस पे 2 है, देखिए ये जो है ना ये 2 है और y एक्सिस पे कितना है 4 है, तो सॉरी x एक्सिस पे ये वाला वैल्यू 2 है, ये वाला वैल्यू 4 है, तो फ्रॉम 2 to 4 लिया और विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे, वाई, बिकॉज हमने x एक्सिस के ऊपर कंसीडर किया। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में हमने देखा है, अगर हम इसे x एक्सिस पे कंसीडर करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर हम इसे y एक्सिस, जैसे इसके पहले प्रॉब्लम में, इसके पहले का क्वेश्चन भी जो था वो भी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर ही पूछा गया था, लेकिन वहां पे हमने विथ रिस्पेक्ट टू y लिया था, ऑन y एक्सिस लिया था, इसलिए वहां के जो लिमिट्स थे y के वैल्यू थे, यहाँ के जो लिमिट है x के वैल्यू है 2 to 4। अगर यहाँ पे x लेते हैं तो यहाँ पे हमें y का टर्म लेना है, अगर यहाँ पे मतलब y विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, या फिर x विथ रिस्पेक्ट टू y ले सकते हैं। तो इस y को हमने इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, y हमारे पास था 2y + x = 8, तो उस y को हमने लिखा हाफ ऑफ 8 - x, मतलब इस दिए हुए y को हमने इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पे कंसिडर किया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 मार्क का जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन रहेगा। अब यहाँ पे 1 मार्क इस स्टेप को दिया जाएगा और 1 मार्क ये जो आपका फाइनल आंसर है इसे यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब इस पूरे स्टेप्स को ही 1 मार्क से यहाँ तक का जो पोर्शन है उसे 1 मार्क रहेगा, फिर नीचे का जो पोर्शन है इसे यहाँ पे 1 मार्क रहेगा। अगर आपका आंसर सही रहता है तो लास्ट वाला 1 मार्क आपको अलॉट किया जाएगा, नहीं तो आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा अगर गलती से भी कुछ यहाँ पे आपका आंसर गलत आता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन sec2x tan y dx + sec2y tan x dy = 0, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना जरूरी है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब dx का कोएफिशिएंट x का ही टर्म रहना चाहिए और dy का कोएफिशिएंट y का ही टर्म रहना चाहिए। अब यहाँ पे dx का कोएफिशिएंट y का टर्म दिख रहा है और dy का कोएफिशिएंट x का टर्म दिख रहा है, तो हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेना है, मतलब dx का कोएफिशिएंट x का ही टर्म और dy का कोएफिशिएंट हमें y का ही टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इसे कंसिडर करते हैं। नाउ sec2x tan y dx प्लस हमें यहाँ पे दिया है sec2y tan x dy, ठीक है। अगर इसे हमने tan y को डिवाइड किया तो यहाँ का tan y कैंसिल होगा, इसे हमने sec2y से डिवाइड tan x से डिवाइड किया तो यहाँ का tan x कैंसिल होगा। तो हम कॉमनली दोनों टर्म को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, दोनों साइड को हम डिवाइड करते हैं किससे, tan x tan y से। अगर हमने दोनों साइड को tan x tan y से डिवाइड किया, इसका डिनोमिनेटर अगर tan x tan y लेते हैं तो tan y कैंसिल होगा, इसका मतलब ये मिलेगा हमें sec2x अपॉन tan x और फिर साथ में रहेगा dx, समझ रहे ना आप। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी ले सकते हो, ठीक है, मैं इसे ऐसे रखता हूँ, चलेगा, समझ रहे आप, ओके। फिर इस टर्म को अगर इस टर्म से डिवाइड किया तो tan x कैंसिल होगा, तो हमारे पास रहेगा sec2y और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में tan y dy = 0। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ चुका है तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ये जो sec2x है एक्चुअली d/dx ऑफ tan x है, इस sec2x को लिख सकते हैं हम d/dx ऑफ tan x अपॉन यहाँ पे लिखेंगे हम tan x और फिर ये dx प्लस इस sec2y को हम लिख सकते हैं
डी बाई डी वाई ऑफ, ओके, डी बाई डी वाई ऑफ tan y अपॉन रहेगा tan y डी वाई, और यहाँ पे लेते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हमने क्यों लिया है, बिकॉज यहाँ इंटीग्रेशन लिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया, तो वहाँ पे हम ले सकते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसे log c भी लिख सकते हो। अब ये log c हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है इसका इंटीग्रेशन log में आने वाला है, इसका इंटीग्रेशन भी log में आने वाला है। वाई, बिकॉज हमारे पास करोलरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं हम log ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन रहेगा log ऑफ मॉड ऑफ tan x, ओके, log ऑफ मॉड ऑफ tan x। यहाँ पे मॉड नहीं लिया तो भी चलेगा, लेकिन log है तो मॉड लेना जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा मॉड लेता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में मॉड नहीं दिया है, क्योंकि log ये जो फंक्शन है निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं रहता, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसे मॉड में लिख लिया है। नाउ log ऑफ मॉड ऑफ tan y इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ c, या फिर log ऑफ c, ऐसा लिया तो भी चलेगा, log c, ठीक है। इसका मतलब अब ये log a प्लस log b है, तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ a b, तो log ऑफ मॉड ऑफ tan x tan y इक्वल्स टू log c। इसका मतलब ध्यान दीजिए, tan x इंटू tan y इक्वल टू रहेगा सिंपली c। नाउ दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड, ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये यहाँ का जनरल सॉल्यूशन रहेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है, इसका ये जनरल सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट, सॉरी, हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, ये रहा हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को 1 मार्क, यहाँ तक के पोर्शन को 1 मार्क, और यहाँ तक के पोर्शन को रहेगा 1 मार्क, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि हमें सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक ऐसे टोटल 12 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहता है, और इन 12 क्वेश्चन में से हमें 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर पे पूछा गया है, मतलब पेपर सेकंड का लास्ट बट वन चैप्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज हम x कंसिडर करते हैं, लेट x इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है किसका, नंबर ऑफ 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे कुछ रहेगा हमारा लिखने का, नंबर ऑफ हेड्स, ये जो इंपॉर्टेंट था वही लिखने का रहा, नंबर ऑफ हेड्स, ओके, इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ऐसा है। तो यहाँ पे हम x कंसिडर करेंगे, लेट रैंडम वेरिएबल x इज नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स कहाँ पे, ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ऐसा है। मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स लिखता हूँ। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या रहेंगे हमें पता है। देखिए अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है, मैं पहले सैंपल स्पेस यस लिखता हूँ तो आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। देखिए अगर मतलब एक कॉइन को 2 बार या फिर 2 कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करना, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट लिखेंगे हम HH, HT, TH और TT, क्योंकि एक कॉइन के लिए 2 है। हमारे पास कॉइन कितने 2 है, एक पहला कॉइन एक दूसरा कॉइन, एक कॉइन के लिए 2, दूसरे कॉइन के लिए 2, 2 × 2 इक्वल्स टू 4। अब ये 4 हम कैसे लिखते हैं, पहले हाफ H लेते हैं, फिर मतलब इस 4 के हाफ H लेते हैं, हाफ T लेते हैं। 4 के हाफ कितने 2, तो 2H और 2T लिखा, फिर इसके हाफ करने हैं, मतलब 2 के हाफ हमने 2 लिखे, इसका हाफ मतलब 1, तो 1H 1T 1H 1T इस प्रकार से लिखना है। मतलब ये रहेगा HH HT TH TT इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है n ऑफ S इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 4, ओके। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो सैंपल स्पेस यस यहाँ पे हमने लिखा है, इस सैंपल स्पेस का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें रहेंगे 4। अब हम रैंडम वेरिएबल x कंसिडर करते हैं, लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स, ओके। अब ये जो नंबर ऑफ हेड्स है, x का वैल्यू क्या क्या रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 0 है, तो x का वैल्यू रहेगा 0 1 2 इस प्रकार से, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 अगर हमें फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब नंबर ऑफ हेड 0, नंबर ऑफ हेड 0 कितने सैंपल पॉइंट में है, एक ही सैंपल पॉइंट में, टोटल सैंपल पॉइंट कितने 4 है, तो ये 1/4 रहेगा। अब नंबर ऑफ हेड 1
नंबर ऑफ हेड 1 कितने सैंपल पॉइंट्स में है? 2 सैंपल पॉइंट्स में। यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 1 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 2/4। टोटल सैंपल पॉइंट्स 4। इन टोटल सैंपल 4 सैंपल पॉइंट में 2 सैंपल पॉइंट ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1 है, तो 2/4 मतलब ये रहेगा 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, इसका मतलब नंबर ऑफ हेड 2। नंबर ऑफ हेड 2 कहाँ पे है? नंबर ऑफ हेड 2 यहाँ पे है। कितने सैंपल पॉइंट से? एक ही सैंपल पॉइंट है। टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? 4 है, 4 में 1, मतलब ये रहेगा 1/4। ओके, देखिए एक जगह पे नंबर ऑफ हेड 0 है तो 1/4 आ गया, 2 जगह पे नंबर ऑफ हेड 1 है तो 2/4 आ गया, और एक जगह पे नंबर ऑफ हेड 2 है तो ये 1/4 रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें लिखना है। नाउ द प्रोबेबिलिटी, ये तो पूरा होगा। नाउ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, इसका मतलब टेबल हमें लेना है जिस टेबल में रैंडम वेरिएबल x और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज रहेंगे। x के वैल्यू हमारे पास रहेंगे 0, 1, 2, और इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0 के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/4। फिर इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू 1/2, और फिर से यहाँ पे है 1/4। ठीक है ना। अब इसका हमें लिखना है, देखिए ध्यान दीजिए, चाहे तो मैं इसे इस प्रकार से भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x। ये टेबल है, इसे आप ठीक तरह से टेबल फॉर्म में इसे कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। ये जो टेबल है, ये टेबल हमें लिखना है। इसे कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? जहाँ के सभी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहने चाहिए, 0 से छोटा नहीं रहना चाहिए, और सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए। 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इन सभी का सम देखिए 1/4, 2/4, 1/4, इट इज 4/4, 4/4 मतलब 1। अब यहाँ पे देखिए जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जो हमने रैंडम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया, यहाँ तक के पोर्शन को 1 मार्क रहेगा। जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में फाइंड किया उसके लिए 1 मार्क रहेगा। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सितंबर अक्टूबर 2021 में जो एग्जामिनेशन स्टेट बोर्ड ने कंडक्ट किया था, उस एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। इसके पहले हमने सेक्शन ए को कंप्लीटली सॉल्व किया था, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। इस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, जो हमें 12 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन 12 क्वेश्चन में से हमें 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। इन 12 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के ऊपर पूछे जाते हैं और 6 क्वेश्चंस पेपर सेकंड के ऊपर पूछे जाते हैं। तो हमने जो 12 क्वेश्चंस थे, उन सभी 12 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस किया है। साथ में उसका मार्किंग स्कीम भी हमने देखा है, क्योंकि ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। तो ये 2 मार्क्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, मार्किंग स्कीम क्या रहती है, इसको भी हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, आने वाले आपकी जो भी एग्जामिनेशन है, मतलब 2022 का एग्जाम रहेगा स्टेट बोर्ड का, या फिर 2023 का स्टेट बोर्ड का एग्जाम रहेगा क्लास 12 का, तो इन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन पेपर का स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस 25% सिलेबस डिलीट हुआ है, तो इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको आने वाले 2022 और 2023 इन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो उन हिसाब से, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ये जो सीरीज है, ये सीरीज यहाँ पे हमने स्टार्ट की है। तो अच्छी तरह से इसका प्रिपरेशन कीजिए, मतलब 2022 या 2023 एग्जामिनेशन में आपको क्लास 12 का स्टेट बोर्ड एग्जाम देना, मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करना आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।